बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या पीडीएम और अपोजिशन की दीगर जमातें मुक़्तदरा यानी रावलपिंडी की मावनत के बगैर इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने की पोजीशन में हैं? वो क्या लाहेअमल बना रही हैं और मुक़्तदरा जो है यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको अपनी नेक नीति ज़ाहिर करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और फिर जो चीनी का एक मामला छेड़ा हुआ है इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, और वज़ीर-ए-आज़म साहब को समझ नहीं आ रही कि चीनी की कीमतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं। मैंने पता करवाया कि सिंध में ये हो गया है, सिंध वालों ने ज़ख़ीरा कर लिया। इस तरह की बातें करके ये मामले को अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये मैं आज तारीख़ों के साथ, शहादतों के साथ ये बताऊँगा कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। जो ही खान साहब इक़्तिदार में आए तो ये मामला शुरू हो गया, और कौन अदालतों के स्टे, कौन से अदालतों के स्टे, ये भी बताऊंगा कि वो स्टे क्या है और कौन लोग हैं जिन्होंने स्टे लिए हुए। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। हम तो पहले कह रहे थे कि जब इन्होंने एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत उनको कलदम तंजीम डिक्लेयर किया तो मैंने कहा जनाब इनके लिए इनको आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करना पड़ेगा, फिर ही बतौर सियासी जमात ये कलदम हो सकती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन मनसूख हो सकती है। लेकिन मुझे से वो इन्होंने किया नहीं था। उसी वक्त इनकी कोई नीयत पता नहीं क्या थी क्या नहीं थी, समझ नहीं आ रही थी। वो डबल माइंडेड से थे जी उस वक्त भी। और अब वही वो कहते हैं ना कि यू टर्न कर लें इसको, या थूक कर चाट लेना कह लें, या 100 प्याज और 100 छितर दोनों खा लें, जो भी। अब पंजाब हुकूमत ने जनाब फौरी तौर पर सिफारिश की, वो जो माहदा हुआ था उसके तहत, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। ठीक है जनाब, इसका कलदम वाला जो है वो ख़त्म करें। 2000 बंदे इसके रिहा हो चुके हैं जो नज़रबंद थे मुख्तलिफ या छोटे मोटे मुकदमात में, और वो शेड्यूल से निकल जाएंगे अब लोग, और फिर 1-2 मामला रह जाएंगे, वो भी हल हो जाएंगे। वो वज़ीराबाद में बैठे हुए हैं। यानी ये हुकूमत, ये बात, आइन, कानून, अदालतें, इनके नज़दीक कुछ नहीं। अदालतों ने फैसला दिया था ना कि साद रिजवी को रहा करें। अगर अदालत का फैसला मान लिया जाता तो ना ये मार्च होता, ना धरने होते, ना पुलिस का और तहरीक लब्बैक के कारकुनों का तसादम होता। बहरहाल ये किसी चीज़ को नहीं मानते, ये मानते हैं डंडा पीर को। और फिर जो मुक़्तदरा ने इसमें, खान साहब तो नाकाम हो गए थे बिल्कुल ही। इनके वज़ीर दाखिला, उनको समझ नहीं आ रही थी, वो उनको अब भी नहीं पता ये क्या हुआ है। उन्होंने खुद कहा है कि मुझे पता नहीं किसके दरमियान किसने बात करवाई और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इससे जो तहरीक लब्बैक है उसकी पोजीशन भी किसी हद तक कमज़ोर हो रही है कि जनाब इसमें वो जो बात की जा रही है बार बार कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट कुछ जमातें खड़ी कर देती है या उन पे हाथ रख देती है। तो अब जनरल बाजवा ने तहरीक लब्बैक को बचा लिया। लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए ज़मीनी हकीकत को, मरूज़ी हालात को, वो तो खान साहब जो हैं वो शिकंजे में आ गए हुए थे, वो फंस गए हुए थे बुरी तरह। वो निकाले हैं उन्होंने, खान साहब निकले हैं, या ऐसा कह रहे हैं कि मैच बराबर छुट गया, बराबर रहा। बाजवा साहब का जो किरदार है, जो मुफ्ती मुनीबर रहमान और बशीर फ़रूक कादरी साहब को बुलाया, उनके ज़रिए फिर मामला आगे बढ़ाए। फिर जो इनके नापसंदीदा वज़रा थे 3, नूरुल्लाह कादरी साहब और शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब, उनको दूर बिठाया कि तुम बाहर बैठे हुए कमरे दे अंदर नहीं आना है। वो इसलिए कि वो कहते हैं पहले उन्होंने माहदे मुहदे किए हुए थे, शेख रशीद वगैरह ने वो पूरे नहीं किए, इसलिए हमें ये करना पड़ा कि उनको दूर रखना पड़ा। अब यार जो चीनी वाला, हाँ एक और बात, वो तो चलो अपने लोगों की और आशिकाने रसूल की एक जमात है तहरीक लब्बैक, ठीक है मजहबी जमात है। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसके साथ तो मोहब्बत की पिंगें जो हैं वो कहते हैं ना पूरे अरूज पर है। ये ख़बर ये है कि जंग बंदी के लिए जो मुज़ाकरात हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है
उनके साथ मामला तय पा। जो उमर खरासानी पता नहीं कौन कौन बीच में हैं, वो कहते हैं जी हम आपके बंदे छोड़ देंगे, पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है। और पहले मर्दे में कोई महमूद खान है, मुस्लिम खान, मौलवी उमर, इस तरह के लोग जो हैं उनको छोड़ देंगे। और फिर वो जो सानियात मुख्तलिफ पाकिस्तान में होते रहे हैं दहशत गर्दी के, और वो कबूल करते रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले कि जनाब ये हमने धमाका किया है, जिसमें वो पेशावर जो स्कूल है आर्मी पब्लिक स्कूल उस वाला सानिया भी शामिल है। और फिर उनके साथ ये मामला तय कर रहे हैं खान साहब। और तालिबान खान अगर इनको कहते हैं लोग तो फिर ठीक ही कहते होंगे। बहरहाल ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले इनके करीब दहशतगर्द थे, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले ये उनके साथ महादर इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। वो जनाब हमने तो ताकत से ही रोकना है, जिसने मोर्चा आप पोल पे पता नहीं क्या कर देना है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आगे अब मैं क्या कहूँ उसको, इसमें क्योंकि हसास अदारे भी शामिल हैं और सुलह जुस्फाई जो हो रही है, तो फिर अगर बात करेंगे तो फिर वो बड़ी यार वो ठीक नहीं होती बात कि वो कहते हैं जनाब तुम बहुत ज़्यादा अगे बढ़ जाते हो। बहरहाल ये आप खुद अंदाज़ा। अब यार चीनी वाली जो बात है ना, उस पर जो इनके झूठ हैं और झूठ दर झूठ है, उससे मैं बड़ा तपा हुआ हूँ। अब ये कहते हैं मुझे पता नहीं चल रहा है, ये माफियाज हैं खान साहब एक कोई कल, और अब मुझे पता चला है कि कोई मामला हाई कोर्ट्स में है, ये फरमा रहे हैं। और फिर मैंने पता किया कि ये हुआ कैसे, कीमत 160 तक कैसे चल गई, 160 तक पहुंच गई कीमत। और जो पाकिस्तानी चीनी है ना मोटे दाने वाली, वो तो दस्तयाब ही नहीं किसी शहर में। वो हमारे एक दोस्त ने कामों के से में फ़ोन करके बताया जनाब साढ़े दे थे लभदी ही नहीं है, साढ़े तो पाउडर लभदा है वो जेडे एक दे बजाय 3 चमचियाँ पानियाँ बंदियाँ वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें नहीं हो रही जो इन्होंने रिपोर्ट की थी। ये मसला शुरू कैसे हुआ? जहांगीर तरीन के जहाज़ से शुरू होता है यह मामला। खुसरू बख्तियार साहब जो इनके वज़ीर हैं, उनके घर से ये मामला शुरू होता है, पीटीआई के घर से। ये जनाब आप याद करें 2018 जहांगीर तरीन साहब बड़े इनके उस वक्त साथ थे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास होता है, ये 2018 से शुरू हुआ मामला चीनी का। उस वक्त 55 रुपये थी चीनी फ़ी किलो। तो आप उन दिनों के अखबारात उठा लें, गूगल पे सर्च कर लें कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने ये इजाज़त दी अक्टूबर से दिसंबर तक 11 लाख मेट्रिक टन की इजाज़त दी कि आप बरामद कर लें, बाहर भेज दें गंदम चीनी। तो जनाब अब इस पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो अगस्त 2021 में आई, और उसमें 2019 और 20 के जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, और वो ऑडिट रिपोर्ट की शक्ल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने है। वो कहती है कि 2019 से जनवरी 2020 तक 49 करोड़ 57 लाख 42,000 किलोग्राम चीनी जो है वो बरामद की गई, मुल्क से बाहर भेजी गई, और जिसकी वजह से चीनी की कीमत 55 रुपये से बढ़कर 80 रुपये फ़ी किलो तक हो गई। ये वो कह रहे हैं। ये कब हुई है? 2019 में, जब चीनी बरामद करने की इजाज़त दी है। और फिर बरामद करने की जो कहते हैं वज़ीर आज़म साहब उसकी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी देते हैं, उसकी जो समरी है, ये कहते हैं मुझे पता ही नहीं, और बाद में ख़ुद को अलग कर लिया उससे। और फिर सब्सिडी दी गई चीनी बरामद करने पर कि जनाब क्योंकि बरामद चीनी इनकी ज़ाया हो जानी है इतनी, ये 11 लाख मेट्रिक टन, तो इनको बाहर भेजने दें। और बाहर क्योंकि रेट कम है इसलिए पता नहीं कितने करोड़ की, 33 करोड़ की खुसरू बख्तियार को और 54 करोड़ की उनको जहांगीर तरीन को सब्सिडी दे दी पंजाब हुकूमत ने। और उसके उस जो काबीना थी उसके इजलास को हेड कौन कर रहे थे? उस्मान बुज़दार साहब। उदों सिख रहे सी, उदों कहते वाले सिख रहे हैं, सिखने दे विच कौम का ऐसा रगड़ा कढ़िया 55 रुपये तो 160, सोचो ज़रा। और फिर जो FIA को इंक्वायरी दे दी जी,
और फिर FIA ने इंक्वायरी की चीनी स्कैंडल की कि चीनी क्या गड़बड़ हुई और क्या मसला हुआ। ये फिर इन्होंने एक फ्रांसिक ऑडिट करवाया, कमीशन बनाया FIA की रिपोर्ट का जायज़ा लेने के लिए, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब को वो पसंद नहीं आई थी रिपोर्ट FIA की। तो इन्होंने कहा नहीं, उसका फ्रांसिक करते हैं, कमीशन बना देते हैं। और मई 2020 में वो रिपोर्ट भी आ जाती है। उसमें जो वज़ीर मनसूबाबंदी हैं असद उमर साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि जो मिल्स मालकान हैं, ये रिपोर्ट है, आप पढ़ लें, गूगल पे सर्च कर लें, मिल जाएगी आपको, कि मिल्स मालकान ने हमें ब्लैकमेल किया। उन्होंने हमें धमकी दी कि अगर आपने इजाज़त ना दी चीनी बरामद करने की, बाहर भेजने की, तो फिर जनाब हम उसमें क्रशिंग सीज़न शुरू नहीं करेंगे। यानी चीनी का जो गन्ने का वो चीनी बनाने का प्रोसेस है और वो हम नहीं शुरू करेंगे। ये सारा मामला हुआ। यहाँ से ये मैं नहीं कह रहा, डिटेल पाकिस्तान कह रहे हैं कि चीनी बरामद करने की जो इजाज़त दी गई, उसकी बुनियाद पर, उसकी वजह से कीमत 55 रुपये से बढ़कर 85 हुई और फिर बात आगे से आगे होती गई। और ये जो कह रहे हैं अदालतों वाला मामला, अदालतों का मामला तो इस साल सितंबर में शुरू हुआ। सितंबर च नवंबर अक्टूबर 2 महीने पहलों अदालतों में मामला 2 माह पहले गया है और वो भी डिस्पोज ऑफ हो गया था मामला। हुआ ये कि इन्होंने, हुकूमत ने कीमत जो है एक्स मिल रेट वो मुकर्रर कर दिया 84 रुपये 75 पैसे फ़ी किलोग्राम, और परचून रेट मुकर्रर कर दिया 89 रुपीज़ 75 पैसा, यानी कि 90 रुपये तकरीबन। अब मसला ये हुआ कि ये 21 सितंबर की बात है, 21 सितंबर को नोटिफिकेशन होता है। इसको मिल वाले जो हैं वो चैलेंज कर देते हैं। मिल वाले कौन है जिन्होंने चैलेंज किया, वो कौन है? वो 25 मुख्तलिफ मिलों ने 25 मुख्तलिफ दरखास्तें थी, जिनमें खुसरू बख्तियार साहब जो हैं इनके वज़ीर, उनके भाई हाशिम वक्त साहब की मिलें हैं, रहीम यार खां शुगर मिल और पता नहीं SW शुगर मिल्स वगैरह वो हैं, और फिर जहांगीर तरीन की मिलें हैं। ये सारी मिलें जो हैं ये आ जाती है अदालत में कि जनाब ये कोई कानून मौजूद नहीं है जिसके तहत ये कीमत मुकर्रर कर रहे हैं, और वैसे भी जो एक्समिल रेट ये मुकर्रर कर रहे हैं तकरीबन 85 रुपये, वो तो हमें वारा नहीं खाता। जो इन्होंने परचून रेट मुकर्रर किया है वो हमें वारा खाता है। वहाँ से वो एक्समिल रेट कर दें 5 रुपये और ऊपर कर दें, यानी वो चाहे कह रहे थे कि 90 रुपये के करीब राउंड अबाउट हमसे ख़रीद लें, 95 रुपये अपना मार्केट में बेच दें। वो जनाब इन्होंने, वो अदालत ने कहा ठीक है, बात सही है, उन्होंने कर दिया अदालत ने स्टे। और शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब जो जज हैं उन्होंने स्टे किया, लेकिन साथ ही ये कहा कि जो फ़र्क है ना कीमतों का, इसका बॉन्ड देंगे, श्योरिटी बॉन्ड देंगे मिल वाले। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो श्योरिटी बॉन्ड नहीं देंगे, वो नकद रकम जमा करवाएंगे ज़र ज़मानत के तौर पर। फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि 15 दिन में इसका फ़ैसला करें, और फिर वो केस रिमांड हो गया और मिस्टर जस्टिस शाह जमील खान ने इसका फ़ैसला किया। दौरान समाअत अदालत को इल्म में आया, बताया गया कि जनाब वो उन्होंने रूल्स बना लिए हैं, रूल्स ओके हैं जो कीमतें मुकर्रर करने वाले, और फिर उन्होंने एक एपलेट फोरम भी हमें दे दिया, और एपलेट फोरम में तमाम दरख्वास्त गुजार जो है उन्होंने अपीलें दायर कर दी हैं। तो अदालत ने ये दरख्वास्त जो है ये डिस्पोज ऑफ कर दी और कहा कि जो भी फैसला होता है, अगर कीमत जो है इन्होंने शुगर मिलों ने अगर ज़ायद पैसे कमाए हुए जो ज़र ज़मानत के तौर पर पड़े हैं, तो वो जो सार्फिन हैं उनको वापस कर दिए जाएंगे। वो 5 रुपये का फ़र्क था, फिर भी 95 रुपये कीमत होनी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाब उसको आप देख लें 160 तक पहुँच गई। और उसमें भी एक और जो कोताही है उसकी भी मैं निशानदेही कर देता हूँ। ये सारा कुछ सितंबर में हो रहा है। इसी साल सितंबर में इन्होंने चीनी बाहर से मंगवाने की इजाज़त भी दी, और वो पता है कितनी चीनी थी? वो थी जनाब, इनको जो पड़ी है रेट उसका पड़ा है, वो पड़ा है 109 रुपये फ़ी किलो। अपनी मिलों से ये 90 रुपये भी नहीं खरीद रहे, कहने 85, और बाहर से जो मंगवाई है वो इनको पड़ी है 109 रुपये फ़ी किलो, और मंगवाई थी इन्होंने 28,840 मैट्रिक टन, ये इन्होंने दरामद की
मुल्क के अंदर मंगवाई और 109 रुपये पड़ी और 120 रुपये यूटिलिटी स्टोर तक जाते जाते इसका रेट बनता था, किराया शराया डाल के। मुल्क के अंदर बंदरगाह तक 109 रुपये, मुल्क के अंदर तहसील के लिए 120 रुपये फी किलोग्राम। अगर 130 रुपये, अगर 85 रुपये यूटिलिटी स्टोर बेचे, उस वक्त कहते हैं 85 बेचो जी। अब तो पता चला यूटिलिटी स्टोर्स पर भी ये वो उस चीनी की बात है, ब्रीक चीनी पाउडर वाली जिन्हों से कह रहे हैं 30 रुपये सब्सिडी देना पड़नी थी, सब्सिडी ख़त्म कर दी। अब वो भी चीनी जो है वो पाकिस्तानी चीनी से महंगी होगी। अब ये कह रहे हैं कि हमारे दिन पास 22 दिन का स्टॉक है, शुगर मिल्स वाले कह रहे हैं 4 दिन का स्टॉक है। क्रशिंग सीजन शुरू होना है 15 नवंबर से जनूबी पंजाब में, फिर 20 से दूसरे पूरे पंजाब में। तो भाई ये फिर पूरी कैसे करेंगे चीनी? क्रशिंग सीजन आज अगर 15 को क्रशिंग सीजन शुरू होता है तो 15 को ही चीनी मार्केट में थोड़ा आ जानी है, उसमें भी टाइम लगना है। क्रशिंग सीजन जो है वो बाज़ औक़ात तो मिलें जो वो लटकाई जाती हैं 15 तक, और फिर सारा मालवा सिंध में डाल दिया। ये भाई वो नालायकी है जिसकी वजह से ये मामला ख़राब हुआ। अच्छा, अब वो अदालत में जो कह रहे हैं ना, अदालत में ये है कि वो अदालत मिस्टर जस्टिस शाह जो है ना, शाह जमील खान, वो 29 सितंबर को ये दरखास्तें जो मिलों की हैं ये डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इस बुनियाद पर कि आप लोगों ने अपीलें दायर कर दी हैं, 21 सितंबर का जो नोटिफिकेशन था कीमतें मुकर्रर करने वाला उसके खिलाफ, तो फिर वो उन्होंने दोबारा फिर इंट्रा कोर्ट अपील्स दायर की। उनका जनाब वो गलत उन्होंने डिस्पोज ऑफ किए हैं, वो हुकूमत को ये इख्तियार नहीं था। उन्होंने मज़ीद कानूनी निकात उठाए, हमें सुना नहीं गया, हमसे मशावरत नहीं की, अपने तौर पर सारा कुछ लुट मचा देती वगैरह वगैरह। तो फिर उसको आप सुन रहे हैं मिस्टर जस्टिस शाहद करीम साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, और वो 2 रुकनी बेंच जो है उसने ये कहा, उन्होंने आर्डर कर दिया कि कोई मिल स्टॉक नहीं कर सकेगी, ज़ख़ीरा नहीं कर सकेगी गंदम चीनी का, और वो सारी चीनी जो है वो उठानी देंगे सरकार को। और साथ ही कैन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को ये हुक्म दे दिया कि जो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना, आप जबरन ना करें, कानून के तहत चीनी उठाएँ, ज़ोर ज़बरदस्ती न करें। ये स्टे उस तरह का स्टे नहीं है जिस तरह की वो खान साहब बात कर रहे हैं। जो और एक और इन्होंने जो मामला किया हुआ है मुसाबती कमीशन के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त है। मुसाबती कमीशन बड़ी देर स्टे रहा, आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, सीमेंट वाले भी आए हुए थे, चीनी वाले भी आए हुए थे, कई और लोहे वाले भी आए हुए थे। तो मुसाबती कमीशन के रूल्स जो हैं वो गड़बड़ थे, तो और ना ही कोई अपीलेट फोरम था प्रॉपर। तो वो 10-12 साल स्टे रहा, और 2010 से तकरीबन 2018 तक जब वो स्टे ख़त्म हुआ, इस दौरान जुर्माने वगैरह कर दिए इस दौरानिए के मुसाबती कमीशन ने शुगर मिलों को। अब फिर खुसरो मुख्तियार के शुगर मिले, जहांगीर तरीन के शुगर मिले ये आई हुई हैं, उन्होंने कहा ये वो जुर्माना गलत है, उस पर स्टे है, जुर्माने पे स्टे है जो 2018 तक का है। मौजूदा हालात से तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं। और खान साहब कभी कह रहे हैं अदालतों में मामला, बाकी अदालतों में मामले होंगे ही नहीं, सिर्फ यही एक मामला अदालतों का। वो पहले मैंने जिक्र किया ना सादरी, वो अदालत में मामला नहीं था, उसको आप छोड़ नहीं रहे थे कि नहीं जनाब। उस वक्त फिर अपील में चल गए, आप अपील में जाएं, जल्दी फैसला करवा लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना 15 दिन में फैसला कर दें, 15 दिन में हो गया था फैसला। खान साहब बेवकूफ़ ना बनाओ कौम नू, कौम बड़ी सियानी हो गई आ। नैट से गूगल पे ये चीज़ें लोगों को हो सकता देन च ना हो, हूँ मैं याद करवा देता तो नैट से लभ लो, पता लग जाएगा। खान साहब तुम्हें भी पता लग जाएगा कि मसला है। अब आते हैं जनाब PDM का जो इजलास हुआ, ये हंगामी इजलास था। 11 को पहले तलब किया था उन्होंने, फिर हंगामी तौर पर आज उन्होंने ये इजलास बुलाया। तो उसकी वजह ये बताई गई है कि क्योंकि 10 नवंबर को मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का बुला लिया गया, जिसमें 18 के करीब मुख्तलिफ बिल हैं, जिसमें इलेक्शन इस्लाहात का बिल, वो EVM वाला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और फिर ये नैब वाला कानून जिसमें सुकम ही सुकम है। और अगर अदालत में चैलेंज, जिसको चैलेंज करने का ऐलान भी कर रखा है पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, और अगर चैलेंज कर दिए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये जो भी मामला हैं वो उस बिल के हवाले से वो में भी जो आर्डीनेंस है वो स्टे वगैरह हो जाए। तो इन्होंने महंगाई वाला ही मामला किया है। और कल नवाज शरीफ ने लंदन में जो मीडिया से गुफ्तगू की है, पेट्रोल की कीमतें अंधेरे में बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि जनाब
और पाकिस्तान गड्ढे में गिर चुका है। लोगों को ज़िंदगियों के लाले पड़े हुए हैं। अपनी जान बचाने के लिए और पाकिस्तान बचाने के लिए लोग बाहर निकले। उनके साथ मरियम और शहबाज शरीफ भी निकलेंगे। वे वैसे खान साहब, ये मियाँ साहब, ये पहले आप लोगों को निकलना पड़ेगा। अवाम तैयार हैं, वो आपके साथ निकलेंगे। आप उनके अवाम ये ना कहें कि अवाम इसको लीड करें, लीड तो आप ही को करना पड़ना है। बहरहाल वो पीडीएम भी आपके उन्होंने कहा, साथ पीडीएम ने आज एक बड़ा फैसला जो है वो किया है, तहरीक तेज़ कर दी है। उसके बगैर चारा कोई नहीं था। पीडीएम का इजलास की सरबराही तो की ज़ाहिर मौलाना फजल रहमान साहब ने। नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पर थे, मरियम भी थी, शहबाज शरीफ भी थे, और शाद खान अब्बासी भी थे, महमूद खान अचकज़ई भी थे, अवैस नूरानी, आफ्ताब शेरपा, सारे पीडीएम वाले जितने भी हैं वो उसमें थे। उसमें ये फ़ैसला किया कि जनाब मुल्क भर में ख़ास तौर पर जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं वहाँ ये मुज़ाहरों का अमल शुरू होगा, और फिर वो आखिरी जो मुज़ाहरा होगा या आखिरी जो जलसा होगा वो लाहौर में होगा, और उसके बाद जो रैली है वो इस्लामाबाद की तरफ चली जाएगी। और उस वक्त तक ये वहाँ ये मुज़ाहरे या एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये हुकूमत गिर नहीं जाती। अच्छा, अब जो उन्होंने दिया है शेड्यूल वो ये कि 13 नवंबर को पहला जलसा कराची में होगा, पीडीएम की क़यादत उसमें होगी। 17 नवंबर को कोयटा में होगा, और जो अगला है पेशावर वाला उसमें तारीख बड़ी अहम है। उसमें उन्होंने 20 नवंबर को पेशावर वाला जलसा होगा, और 20 नवंबर वो तारीख है जब मौजूदा DGISI पेशावर कोर का शायद 11th कोर है वो, उसका चार्ज संभालना है बतौर कोर कमांडर। 20 नवंबर को फैज़ अमीर साहब ने वहाँ कोर का संभालना है चार्ज, और 20 नवंबर को ही पेशावर में ये इनका जलसा शुरू हो जाना है। फिर होगा जनाब दमादम मस्तकंदर लाहौर से होगा, और जाएंगे ये आखिर तक इस्लामाबाद तक। और जो पार्लियामेंट के अंदर मामला हैं वो शहबाज शरीफ साहब की ज़िम्मेदारी है, जो बिल शिल वगैरह उसको कैसे टैकल करना है, क्या करना है, वो राब्ते कर रहे हैं। सिराजुल हक साहब से भी हुआ है, महमूद अचकज़ई से भी टेलीफोन उनकी गुफ्तगू हुई है, खुर्शीद शाह से भी हुआ है, और फिर तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है दिसंबर में देख लेंगे, क्योंकि आखिरी रैली शायद दिसंबर में होगी या नवंबर के आखिर में माहौल बन चुका होगा, और वो करेंगे। सबसे अच्छा मशवरा साद रफीक साहब ने और एजाज सादक साहब ने दिया है। उन्होंने कहा जी यार ਜਿਹੜੇ हुकूमत के नाल चंगे सियाने बंदे बैठे ने ना इमरान खान दे, वो इन्हें समझान आमादा करन कि भाई जी जान दो भाई, ये इनको तो जिन्होंने समझाना है वही समझा सकते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं चकवाल से, उन्होंने भी एक बड़ा साहिब मशवरा दिया है, तारक साहब उनका नाम है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है। तो उन्होंने कहा जनाब मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, सुनता हूँ। तो उन्होंने जो बात की ना, उन्होंने कहा कि यार ये जो फजल रहमान साहब और दीगर लोग कह रहे हैं कि जनाब पता नहीं वो हमें सज्जी दिखा के खब्बी ना कर दे रावलपिंडी वाले, तो वो एक बड़ा आसान फार्मूला कि रावलपिंडी वालों से कहें कि ठीक है जनाब आप सियासत में इन्वॉल्व ना हो। ये मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है उनकी तजवीज़ में, लेकिन ऐसा है कि जो इत्तेहादी हैं इमरान खान के, वो एक दरख्वास्त दें स्पीकर को कि जनाब हमें ट्रेजरी बेंचों से उठा के हमें अलाट कर दें अपोजिशन के बेंच। एकदम धड़ाम से सारा कुछ नीचे आ जाएगा, पता चल जाएगा जनाब उनके साथ कितने बंदे खड़े हैं। ज़ाहिर है ये उनके पास अक्सरियत तो है नहीं PTI के पास, इत्तेहादियों को अपोजिशन बेंच में बिठा दें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो वो या फिर उन्हें फ्री हैंड दे दें। ये मैं थोड़ी सी आगे बात तारक साहब से आगे की बात कर रहा हूँ कि उनको फ्री हैंड दे दें कि इनको ये नून लीग वाले पीपल्स पार्टी वाले मना लें और उनको अपने साथ बैठा लें अपोजिशन बेंचों पे। ये लड़ाई झगड़े, ये जो कहते हैं ना रोज़ाना 35 अरब का नुकसान हो जाता है एक दिन सड़क बंद होने से, GT रोड बंद होने से, तो ये नुकसान से भी कौम बच जाएगी, रोज़ाना के जलसे जुलूसों से भी बच जाएगी। ये कोई दानिशमंदाना काम जो साद रफीक और एजाज सादक और तारक साहब ने जो बताया है हाल आसान सा, ये हल कर लें। कौम तो नक्को नक आ गई हुई है, कौम तंग एक दिन की भी रवादार नहीं हैगी कौम कि इन्होंने मजीद हुकूमत कर। वो शुगर वाला मैंने बताया नहीं कैसे बेटा कर रखी है, खुद
शुरू करके अब कह रहे हैं ये मैंने पता करवाया, ये सिंध वालों का कसूर है। अल्लाह रहम करे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।